नमस्कार सभी को गुड आफ्टरनून। सभी का इस इकोनॉमिक्स की महत्वपूर्ण क्लास में स्वागत है। आज कोशिश करेंगे कि डिमांड एंड सप्लाई चैप्टर पूरा कंप्लीट करा दें। इससे पहले वाली क्लास में हमने अवमूल्यन बता दिया था। अवमूल्यन के बाद आज देख लेंगे रीवैल्यूएशन। डिवैल्यूएशन कल बता दिया था। डिवैल्यूएशन कल बताया था, इससे पहले वाली क्लास में बताया था। आज देखेंगे रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन इसी का उल्टा होता है। रीवैल्यूएशन अंतरराष्ट्रीय बाजार में देश की मुद्रा का मूल्य बढ़ना, इंक्रीज होना, उसी का उल्टा रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन में क्या होगा? रीवैल्यूएशन में अंतरराष्ट्रीय बाजार में देश की मुद्रा का मूल्य बढ़ना इज कॉल्ड रीवैल्यूएशन। इसके बाद हेडिंग डालेंगे डीमोनेटाइजेशन। विमुद्रीकरण अंतरराष्ट्रीय बाजार संतुलन में मुख्य 3 बिंदु हैं। एक क्या होगा? लास्ट थर्ड, विमुद्रीकरण। अच्छा, जो इससे पहले हमने बताया रीवैल्यूएशन आज तक नहीं हुआ है। रीवैल्यूएशन भारत में आज तक नहीं हुआ है। डिमोनेटाइजेशन, विमुद्रीकरण या नोटबंदी, समझ में आएगा? नोटबंदी, इसी को क्या कहते हैं? नोटबंदी, इसी को क्या कहते हैं? डिमोनेटाइजेशन। विमुद्रीकरण, नोटबंदी। नोटबंदी। जिसको ना समझ में आए वो कमेंट बॉक्स में बताएगा कि ये इस वाले टॉपिक से या इस वाले किसी भी जहाँ पे ना समझ में आए वहाँ पे आप लोग बताइएगा। यहाँ से नहीं समझ में आया फिर से रिपीट करवा दीजिए। डिमोनेटाइजेशन, विमुद्रीकरण क्या होता है? चलन मुद्रा की कानूनी मान्यता, कानूनी रूप में चलन मुद्रा की कानूनी रूप में मान्यता बंद कर देना। 2016 में 8 बजे रात को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा था कि इतने बजे से 12 बजे से ये जितनी भी चलन मुद्रा है, चलन मुद्रा में भी डिसाइड किया था कितने की नोट, 1000 की नोट बंद की जाती है। वही वाला है सिस्टम, नोटबंदी। चलन की मुद्रा जो भी चल रही, जो आप लोग चला रहे हैं, जो खर्च कर रहे हैं, चलन की मुद्रा कानूनी रूप में बंद करना। चलन की मुद्रा कानूनी रूप में बंद करना क्या होता है? डीमोनेटाइजेशन। कई लोग सोचते हैं कि भाई डीमोनेटाइजेशन से प्रॉफिट होता है, उससे भी ज्यादा लोग सोचते हैं कि बड़ा लॉस होता है। क्या प्रॉफिट होता है, क्या लॉस होता है? भाई स्टेट लेवल की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आगे चल के पीसीएस में फॉर्म भरोगे तो मेंस तो लिखोगे। मेंस में आ सकता है एक साइड में लॉस, एक साइड में प्रॉफिट। नोटबंदी से क्या प्रॉफिट होता है, क्या लॉस होता है? देखो प्रॉफिट क्या होता है। सबसे पहले
काला धन, काला धन क्या होता है? जिसपे हमने टैक्स नहीं दिया। 5 लाख के ऊपर जब हम कमाते हैं तो उस पर टैक्स देना पड़ता है। जिस पैसे पे हमने टैक्स नहीं दिया उस पैसे को कहते हैं काला धन। काले धन को खत्म करना। प्रॉफिट में क्या होगा? काले धन को, काला धन कौन सा? जिसपे हमने टैक्स नहीं दिया था। काले धन को बंद करना, काले धन को बंद करना, एक हो गया प्रॉफिट। दूसरा आतंकवाद पे नियंत्रण, आतंकवाद को खत्म करना। ऐसे नहीं मोदी जी ने भाई आते आते कुछ ही साल में, 2 साल के अंदर सीधे सीधे टारगेट कर दिए, भाई नोट बंद हो गई। इससे आतंकवाद उस टाइम बहुत फैल चुका था भारत में, यहाँ बम विस्फोट वहाँ बम विस्फोट। होता क्या है, जो चलन मुद्रा है आतंकवाद उसी से फैलता है। अब जब चलन मुद्रा बंद हो गई तो वो जो स्लीपर सेल है या कोई भी कितने भी बड़े लेवल का आतंकवादी है, तो वो जो गतिशीलता करता है, जो उसके अंदर मोबिलिटी होती है, जो आगे चल के वो प्रक्रिया करता है आतंकवाद की, वो सब किससे करता है? पैसे से करता है, पैसे से करवाता है। जब पैसा ही वो बंद हो गया तो उसको एकत्रित करने में समय लगेगा, काफी समय लगेगा। आतंकवाद पे नियंत्रण हो जाएगा, तस्करी पे नियंत्रण, तस्करी पे नियंत्रण, आतंकवाद पे नियंत्रण, तस्करी पे नियंत्रण, अपराध पे नियंत्रण, अपराध पे नियंत्रण। यहां तक आए समझ में? ये तो हो गए प्रॉफिट। लॉस क्या होंगे? पर्यटन में गए लोगों को होगी क्या परेशानी? पर्यटन में गए, पर्यटन मान लो आप गए कहीं घूमने और पैसा बंद हो गया, फिर आप कैसे आएंगे वापसी? या फिर आपको रहना है, खाना है, कैसे क्या मैनेज करेंगे जब पैसा ही वो बंद हो गया जो आप पर्यटन के लिए लेके गए थे? पर्यटन में गए, पर्यटन में गए लोगों को होगी परेशानी, लोगों को होगी परेशानी। पर्यटन में गए लोगों को होगी परेशानी। दूसरा, विदेशी निवेश कम हो जाएगा। दूसरा, विदेशी निवेश लगभग स्टॉप। तीसरा क्या पड़ता है इस पे प्रभाव? अपनी मुद्रा की अंतरराष्ट्रीय बाजार में वैल्यू डाउन हो जाती है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में मुद्रा की वैल्यू कम हो जाती है। नोटबंदी कब कब हुई भाई? नोटबंदी एक तो 1946 में हुई थी, एक तो 1978 में हुई थी, और तीसरा 2016 में। नोटबंदी कब कब हुई? नोटबंदी 3 बार हुई। ये सब नोट डाउन करें। प्रॉफिट एंड लॉस, अगर आप आने वाले समय में मेंस लिखेंगे तो प्रॉफिट लॉस तो पता होना चाहिए। नोटबंदी का क्या प्रॉफिट था, क्या लॉस था, एकदम सरल है, एकदम मेजर पॉइंट बताएं, बहुत कंफ्यूजन वाले पॉइंट नहीं बताएं। भाई प्रॉफिट क्या होगा? काला धन, काला धन खत्म हो जाएगा। वो जो काला धन जिस पे टैक्स नहीं दिया गया, अब जब वो पैसा ही बंद हो गया तो काला धन भी बंद हो जाएगा। आतंकवाद पे नियंत्रण, तस्करी पे नियंत्रण, अपराध पे नियंत्रण। लॉस क्या होगा? पर्यटन में गए लोगों को होगी परेशानी। अंतरराष्ट्रीय बाजार में
उस देश की मुद्रा का वैल्यू होगा कम। कोई देश ये नहीं चाहेगा कि ऐसी मुद्रा को हम स्टोर करें जो कभी भी बदल सकती। डॉलर की वैल्यू क्यों ज़्यादा है? डॉलर को ज़्यादा देश क्यों रखना चाहते हैं? क्योंकि वो चेंज नहीं होता है। मान लो कल को डॉलर चेंज हो गया तो जिनके पास स्टॉक में है, जिनके पास स्टॉक में है जिस देश के पास डॉलर, उसका तो बड़ा लॉस हो जाएगा। इसीलिए ज़्यादा स्टॉक रुपया का नहीं रखा जाता। भारतीय मुद्रा का ज़्यादा स्टॉक किसी देश में नहीं बनाया जाता है, क्योंकि ये समय आने पे बदल सकती है। 3 बार ऐसा देखा गया, 1946, 1978 और 2016। कब कब ये मुद्रा बंद हुई? डिमोनेटाइजेशन कब हुआ? 1946, 1978, 2016। मोदी जी के द्वारा सब जानते हैं। यहां तक आया समझ में? नोट डाउन करो फटाफट। आज कोशिश करेंगे कि डिमांड एंड सप्लाई डिमांड एंड सप्लाई इकोनॉमिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, वो फिनिश हो जाए। अब देखो मुद्रास्फीति हमने देखा, मेन फोकस था महंगाई पे, मुद्रास्फीति पे। अभी देख लेते हैं मुद्रास्फीति के प्रकार। रमेश सिंह की आप बुक पढ़ेंगे तो उसमें कंफ्यूज जरूर होंगे। मुद्रास्फीति के प्रकार में काफ़ी कंफ्यूज कर दिया, यहाँ पे सीधे सीधे बता देते हैं। मुद्रास्फीति के प्रकार, टाइप ऑफ इन्फ्लेशन, टाइप ऑफ इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति के प्रकार। पहला है रेंगती हुई मुद्रास्फीति, पहली है रेंगती हुई मुद्रास्फीति, रेंगती हुई मुद्रास्फीति। रेंगती हुई मुद्रास्फीति क्या होगा देख लो भाई। मुद्रास्फीति किसे कहते? जब किसी वस्तु पे 6% से ज्यादा, 6% से ज्यादा, 4+- 2 मीन्स 6% से ज्यादा महंगाई वाली वस्तुओं को इन्फ्लेशन में डाला जाता है, इन्फ्लेशन में डाला जाता है। मंदी किसे कहते हैं? 4-2, इट मीन्स 2% से नीचे, 2% से नीचे वाली स्थिति को डिफ्लेशन, डिफ्लेशन बोले तो मंदी में रखा जाता है। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं? रेंगती हुई मुद्रास्फीति। रेंगती हुई मुद्रास्फीति क्या होती है? जो 2% से 6% के बीच की मुद्रास्फीति होती है। 2% से 6% के बीच की स्थिति को रेंगती हुई मुद्रास्फीति कहते हैं। मतलब 2% से ऊपर और 6% से नीचे, लगभग 3%, 4% रेंगती हुई ही मानी जाएगी। फिर दूसरा, चलती हुई मुद्रास्फीति, चलती हुई, वॉकिंग इन्फ्लेशन। वॉकिंग इन्फ्लेशन चलती हुई मुद्रास्फीति, चलती हुई मुद्रास्फीति, चलती हुई मुद्रास्फीति 3% से 10% वाली, 3% से
10% वाली मुद्रास्फीति को चलती हुई मुद्रास्फीति कहते हैं। फिर तीसरा भागती हुई मुद्रास्फीति, भागती हुई मुद्रास्फीति। भागती हुई मुद्रास्फीति, भागती हुई मुद्रास्फीति, भागती हुई रनिंग इन्फ्लेशन, भागती हुई मुद्रास्फीति, उच्च स्तरीय मुद्रास्फीति, उच्च स्तरीय मुद्रास्फीति 10 से 30%, 10% से 30% वाली क्या कहलाती? भागती हुई। परसेंट तो समझ में आया, 6% या 6% से ऊपर की महंगाई, 6% या 6% से ऊपर वाली रेट, ऊपर वाले रेट महंगाई कहलाते। 2% के नीचे वाली मंदी कहलाते। हमने देखा 2 से 6 के बीच में, हमने देखा 3%, हमने देखा 3 से 10 के बीच में क्या कहते हैं, हमने देखा 10 से 30 के बीच में क्या कहते हैं, 10 से 30 के बीच में क्या कहते हैं। फिर लास्ट है चरम मुद्रास्फीति, चरम मुद्रास्फीति 30% से ज्यादा, चरम मुद्रास्फीति 30% से ज्यादा वाली चरम मुद्रास्फीति कहलाती है। AW फिलिप के अनुसार, AWH फिलिप के अनुसार, नोट डाउन करो फटाफट, फिर आगे बताएं। कम समय में जल्दी जल्दी बता दें, फिनिश करा दें आज डिमांड सप्लाई। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, देखो। AWH फिलिप्स के अनुसार लिखते रहे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर योर ऑल एग्जामिनेशन लाइक SSC, स्टेट PCS, UPSC पूछा जा सकता है। AWH के अनुसार मुद्रास्फीति के बढ़ने पे जब महंगाई बढ़ती है तो बेरोजगारी घटती है। जब महंगाई बढ़ती है तो बेरोजगारी घटती है। When inflation condition, when we see inflation in the market, then unemployment will be decrease. जब महंगाई बढ़ती है, जब मुद्रास्फीति बढ़ती तो बेरोजगारी घटती। कैसे? जब मार्केट में ज्यादा पैसा होगा, जब महंगाई बढ़ती है, मतलब इन्फ्लेशन की कंडीशन में देख लो, बाजार में ज्यादा पैसा, उसी कंडीशन को कहते हैं इन्फ्लेशन। बाजार में ज्यादा पैसा आ जाएगा, इन्फ्लेशन कहते हैं। जब बाजार में ज्यादा पैसा होगा तो लोग काम करना कम चाहेंगे, लोग काम करना, जो बड़े लोग हैं जिनके पास ज्यादा पैसा, वो हायर करेंगे क्या? लेबर, ज्यादा से ज्यादा लेबर, और ज्यादा से ज्यादा व्यवसाय खोले जाएंगे। जब पैसा होगा तो व्यवसाय भी ज्यादा होंगे, तो ज्यादा क्या होगा? वहां भी लेबर। जब इतना लेबर होगा, हो जाएगा तो बेरोजगारी कम पड़ेगी, बेरोजगारी कम हो जाएगी। नोट डाउन करो फटाफट, बेरोजगारी कम होगी। बेरोजगारी
कम होगी। जब महंगाई बढ़ती है तो बेरोजगारी कम होती है। अब लिख लो फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट वित्तीय बाजार, हेडिंग डालो वित्तीय बाजार। फाइनेंशियल मार्केट वित्तीय बाजार। वित्तीय बाजार, वित्तीय बाजार में दो रूप, मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार। वित्तीय बाजार में दो रूप, एक मुद्रा बाजार, दूसरा पूंजी बाजार। मुद्रा बाजार हम पढ़ चुके हैं, पूंजी बाजार हमें पढ़ना है। मुद्रा बाजार में क्या पढ़ चुके? मुद्रा बाजार में हमने आरबीआई देखा, कॉमर्शियल बैंक देखे, आरबीआई हमने देखा, आरबीआई के वर्क, और हमने कॉमर्शियल बैंक भी देखे। हमने मुद्रा बाजार में दोनों देख लिए। मुद्रा बाजार बोले तो इंग्लिश में मनी मार्केट, मनी मार्केट। पूंजी बाजार कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट देखना है, कैपिटल मार्केट देखना है। कैपिटल मार्केट को ही शेयर बाजार भी कहते हैं, कैपिटल मार्केट को ही शेयर बाजार भी कहते हैं। मुद्रा बाजार हमने देख लिया, कैपिटल मार्केट देखना, पूंजी बाजार देखना। पूंजी बाजार को दो भागों में बांटते, पहला प्राथमिक बाजार, दूसरा द्वितीयक बाजार। पहला प्राथमिक बाजार, दूसरा द्वितीयक बाजार। प्राथमिक बाजार, दूसरा द्वितीयक बाजार। इसको रफ कर देते हैं, ये हमने देख लिया है इसलिए रफ कर देते हैं। पूंजी बाजार देखना है, पूंजी बाजार को भी शेयर बाजार, शेयर मार्केट कह सकते हैं, शेयर मार्केट कह सकते हैं। तो देखना क्या है? शेयर मार्केट। शेयर मार्केट हमें देखना है भाई, देख लो शेयर डाल दिया, शेयर मार्केट, शेयर मार्केट डाल दिया। पूंजी बाजार में शेयर मार्केट देखना। शेयर मार्केट में दो रूप हैं, एक तो प्राथमिक बाजार, दूसरा द्वितीयक बाजार। पहला देखेंगे प्राथमिक बाजार। पहला प्राथमिक बाजार और दूसरा, पहला तो ये हो गया, दूसरा द्वितीयक बाजार। पहला प्राथमिक बाजार। प्राथमिक बाजार में सबसे पहले देखेंगे आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर, इनिशियल पब्लिक ऑफर। इसमें क्या देखना? आईपीओ। प्राथमिक बाजार में आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर, इनिशियल पब्लिक ऑफर। कोई कंपनी हो जो स्टार्टअप करती, कोई भी कंपनी हो जो स्टार्टअप करती, एकदम नई कंपनी है जो आई, तो वो अपने शेयर को बेचती है। कोई भी कंपनी हो जो मार्केट में आती है वो अपने शेयर को बेचती है। शेयर मार्केट तो आप सब जानते हैं, शेयर मार्केट आप सब जानते हैं। जो कंपनी आती है वो अपने शेयर बेचती, वो अपने शेयर बेचती अलग अलग रेट पे। एट डिस्काउंट होता है, एट डिस्काउंट होता है। उसने 10 शेयर जारी किए, 10 जारी किए, 6 बिके, 10 जारी किए। मान लो ये रिलायंस है, रिलायंस के साथ ऐसा होता नहीं, रिलायंस के साथ हमेशा एट प्रीमियम चलता है। देखना क्या कहते हैं,
अरे यार कोई नई कंपनी कौन सी, इंडियन, अरे मार्कर की कोई देख लो यार, कैमलिन मान लो कंपनी, कैमलिन। रिलायंस तो ऊपर रहती है। कैमलिन सेबी ने रजिस्टर्ड कर लिया शेयर मार्केट में, अभी इसके शेयर बिकेंगे। पहली कंडीशन क्या होती, एट डिस्काउंट। एट डिस्काउंट, एट डिस्काउंट का मतलब है 10 शेयर जारी किए, 6 बिके। 10 शेयर अपने कंपनी के जारी किए, 6 बिके, 4 नहीं बिके, मतलब कोई बहुत महान कंपनी नहीं है, बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड कंपनी नहीं। फिर देखो दूसरी कंडीशन क्या होती, पहली हो गई, दूसरी कंडीशन होती है एट पार। एट पार में क्या होता, 10 शेयर जारी किए, 10 के 10 बिक गए, अच्छी कंडीशन। 10 जारी, 10 क्या हो गए, बिक गए। फिर देखो लास्ट थर्ड वाला एट प्रीमियम, ये कैमलिन की हो गई, ये हो गई मान लो कैंपस की, ये वाली हो जाएगी रिलायंस की। रिलायंस में क्या है, एट प्रीमियम चलता है, 10 शेयर जारी किए, 100 लोग मांगने वाले हैं। 10 जारी, 100 लोगों की, 100 लोगों की डिमांड है, 100 लोगों की डिमांड है। फिर देखते हैं द्वितीयक बाजार, यहां तक प्राथमिक बाजार देखो, नोट डाउन करो। दूसरा है द्वितीयक बाजार, सेकेंडरी मार्केट। डिमांड एंड सप्लाई एकदम हाई लेवल तक की करा दी है। स्टेट पीसीएस, आरओ तो स्पेशल है, आरओ की जगह आने वाली, आरओ लिख देते भाई, स्पेशल फॉर आरओ और बीईओ और वीडीओ। भाई आरओ पीईओ वीडियो से हम जितना पढ़ा रहे हैं, इसी के अंदर से आएगा 95% गारंटी, 95% यहीं से आएगा गारंटी एकदम। देखो द्वितीयक बाजार, द्वितीयक बाजार में भारत के अंदर 24 स्टॉक एक्सचेंज है, 24 स्टॉक एक्सचेंज, समझ में आएगा, चिंता न करें। भारत में 24 स्टॉक एक्सचेंज है, भारत में 24 स्टॉक एक्सचेंज है, लेकिन 24 स्टॉक एक्सचेंज कहाँ हम लोग पढ़ पाएंगे भाई, 24 के 24 स्टॉक एक्सचेंज तो हम पढ़ नहीं पाएंगे। हम केवल पढ़ेंगे 2, पहला पढ़ेंगे बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दूसरा पढ़ेंगे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। भारत में 24 है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोग 2 पढ़ेंगे। पहला बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इसको कहते हैं बीएससी का गठन 1875 में हुआ। बीएससी कब शुरू हुई, 1875 में। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है बीएससी।
शुरू हुआ 1875 में। एशिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है, स्टॉक एक्सचेंज है शेयर मार्केट। शेयर मार्केट तो आप सब जानते हैं। अरे भाई शेयर मार्केट यार इतना ज़्यादा दिमाग लगाने वाला नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं। हमने नई कंपनी स्टार्ट की, मान लो नई कंपनी हमने किसी भी चीज़ की स्टार्ट की, तो जब सेबी के अंदर रजिस्टर्ड होता है भाई, एक संस्था है सेबी। सेबी देखो, जब कोई कंपनी छुटभैया से, मतलब छोटी कंपनी, छोटी स्तर की कंपनी जब बड़े स्तर की बनती तो उसको सेबी में रजिस्टर्ड होना पड़ता है। फिर सेबी कहती है तुम्हारे पैसे 100% लगे, तुम्हारी कंपनी 100% है, इस कंपनी को आप 10% बेच दीजिए, 10% बेच दीजिए। बेच दीजिए किसके हाथ? पब्लिक के हाथ, पब्लिक के हाथ बेच दीजिए। उसी का शेयर होता है। जो लोग शेयर खरीदते हैं वो उस कंपनी के मालिक होते हैं, मालिकाना हक होता है। मान लो मेरे पास, कई लोग मोबाइल पे नहीं खेलते, कई लोग मोबाइल पे भी स्टॉक वगैरह, स्टॉक एक्सचेंजेस खेलते हैं भाई, शेयर वगैरह खरीदते हैं छोटी छोटी कंपनी के। एमआरएफ का बहुत महंगा शेयर आता है, एमआरएफ का 95,000 का एक शेयर होगा, 95,000 का, 1,00,000 रुपए का एक शेयर होगा। आपने मतलब एक शेयर खरीद लिया तो उसके मतलब आप भी उस एमआरएफ के मालिक हो गए, 1% मालिक, 1% मालिक हो गए। एक शेयर के माध्यम से आप मालिक हो गए एमआरएफ के। समझ में आ रहा? यही है फंडा, बाकी कुछ नहीं। बीएससी के अंतर्गत, बीएससी बॉम्बे एक्सचेंज के अंतर्गत 30 ब्लू चिप कंपनियां आती, अति विश्वसनीय। देख लो भाई, बीएससी के अंतर्गत 30 ब्लू चिप अति विश्वसनीय कंपनी आती है, अति विश्वसनीय कंपनी आती है। बीएससी के अंतर्गत 30 अति विश्वसनीय कंपनी, जिसमें विश्वास होता है हाँ कोई शेयर लगाएगा तो भाई बढ़ के मिलेगा, अच्छी चल रही कंपनी। जैसे जैसे एमआरएफ हुआ, सीएट हुआ, बढ़िया कंपनी, ब्लू चिप कंपनी। ब्लू चिप अति विश्वसनीय कंपनी, अति विश्वसनीय कंपनी आती है, जिसकी वैल्यू जो है, जिसकी वैल्यू अच्छी होती, इनके शेयर महंगे होते हैं, इनमें फायदा ही लगभग होता है, इसीलिए इनको ब्लू चिप रखा, ब्लू चिप कहा गया, अति विश्वसनीय कंपनी। समझ में आ रहा है? अति विश्वास, ब्लू चिप कंपनी के शेयर महंगे होते हैं। मैंने कहा ना, एक शेयर एमआरएफ का 1,00,000 रुपए का। आपने शेयर खरीद लिया, आपने एक शेयर खरीदा, हमने भाई एक शेयर खरीदा, एक शेयर खरीदा हमने एमआरएफ का, हमने रुपए खर्चा की 1,00,000, 1,00,000 रुपए खर्चा की। अब हो सकता है कि कल की डेट में इसकी वैल्यू घट जाए, 95,000 आ जाए, हो सकता है कल की डेट में 1,20,000 हो जाए। ये जो घटना और बढ़ना होता है, ये जो घटना और बढ़ना होता है, इसको कहते हैं सेंसेक्स। सेंसेक्स का फुल फॉर्म है सेंसिटिव इंडेक्स। देख लेना, इसमें नीचे लिखवा देते हैं। हमने मान लो 1,00,000 रुपए लगाए, एक शेयर खरीदा, शेयर बढ़ रहा है कि घट रहा है, बढ़ रहा है कि घट रहा है, वो किस पे देखेंगे? सेंसेक्स पे। शेयर के उतार चढ़ाव, शेयर के उतार चढ़ाव को इंडेक्स पे देखते हैं, इंडेक्सेस पे देखते, शेयर का उतार चढ़ाव इंडेक्सेस पे देखते हैं, जिसे सेंसेक्स कहते हैं। इंडेक्सेस पे देखते हैं जिसे सेंसेक्स कहते हैं, वो सेंसेक्स पे प्रिंट होता है। शेयर का
गिरना और चढ़ना, शेयर का गिरना और चढ़ना, शेयर का गिरना और चढ़ना सेंसेक्स पे देखा जाता है। बस छोटी सी बात है, यहीं तक कर लो, बस इससे आगे नहीं होता है। फिर दूसरा है एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा, ये डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा, डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा 1992 में शुरू किया गया था। 1992 में शुरू किया गया। इसके जो शेयर के उतार चढ़ाव होते हैं वो निफ्टी पे देखे जाते हैं। निफ्टी, निफ्टी, निफ्टी का फुल फॉर्म होता है नेशनल 50। देख लो, दूसरा देख लेते हैं, एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अरे भाई वो सेंसेक्स न्यूज वगैरह में नहीं बन के आता है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सेंसेक्स दिखाए जाते हैं, प्रिंट दिखाया जाता है न्यूज पे, ऐसे नीचे की तरफ चल रहा होता है सेंसेक्स। एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज किसके द्वारा शुरू किया गया भाई? 1992 में डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा शुरू किया गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा शुरू किया गया 1992 में एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इसमें 50 कंपनियां आती हैं, इसमें 50 कंपनी लिस्टेड है, इसमें 50 कंपनी लिस्टेड है। छोटी सी बात है, इसमें 50 कंपनी लिस्टेड है, 50 कंपनी लिस्टेड है। इसके शेयर के उतार चढ़ाव, उतार चढ़ाव समझते हो, हमने 20 रुपए लगाए, हो सकता है 20 रुपए के 18 रुपए हो गए हों कल की डेट में। आज हमने 8 बजे रात को 20 रुपए लगाए, शेयर, एक शेयर खरीदा, मार्कर का एक शेयर खरीदा, 20 रुपए का एक शेयर हमने आज 8 बजे खरीदा। कल सुबह हमने देखा, कहाँ पे, अगर हमने बीएससी की कंपनी में शेयर खरीदा है तो हम देखेंगे सेंसेक्स पे। अगर हमने बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की किसी कंपनी का शेयर खरीदा है तो हम कहाँ देखेंगे उतार चढ़ाव? सेंसेक्स पे, सेंसिटिव इंडेक्स बोलते हैं। अगर हमने एनएससी की कंपनी के शेयर खरीदे, एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की कंपनी के शेयर खरीदे तो हम देखेंगे निफ्टी पे। बस सीधी सी बात है। एनएससी की कंपनी के शेयर के उतार चढ़ाव इंडेक्सेस निफ्टी पे प्रदर्शित किए जाते हैं। बस इसके शेयर के उतार चढ़ाव को निफ्टी पे किया जाता है। निफ्टी फुल फॉर्म है नेशनल 50, नेशनल 50, नेशनल 50। कंप्लीट कर लें। यहां तक हो गया भाई। अब आपका डिमांड एंड सप्लाई खत्म।
नोट डाउन कर ले, लिख लेते हैं। टॉपिक डिमांड एंड सप्लाई खत्म, समाप्त हो गया, समापन। अब दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। फिलहाल देखते हुए सोच रहे हैं कि एक नया टॉपिक साथ में पढ़ाएं। इकोनॉमिक्स के साथ साथ एक दूसरा सब्जेक्ट पढ़ाएं, हिंदी या रीजनिंग, दो में से एक हो सकता है। आप लोग बताएंगे, जो लोग देखते हैं कॉल करके भी बता सकते हैं, जो लोग देख रहे हैं वो कॉल करके भी बता सकते हैं कि रीजनिंग पढ़ाएं या हिंदी पढ़ाएं, दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सभी लोग नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट क्लास में इकोनॉमिक्स में देखते हैं कौन सा चैप्टर लाना है, टैक्स लाएंगे या फिर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, सभी लोग नोट डाउन।